नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का इस खूबसूरत से चैनल मैथ सर में। दोस्तों कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सभी खुश होंगे, बेहतर होंगे और पढ़ाई भी ठीक से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आइए आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 2 देखते हैं हम लोग और देखते हैं कि हम लोग क्या क्या और नई चीजें सीख सकते हैं आज के लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में बहुत सारी ऐसी बातें मैंने आपको बताई थी जो आप ठीक है कि बचपन से लेके आज तक शायद बहुत सारे दोस्त उसमें गलतियां कर रहे होंगे और मुझे उम्मीद है कि लेक्चर 1 देखने के बाद आप उन सारी गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे आगे। ठीक है, तो आइए कुछ पॉइंट और। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि देखिए अभी तो बेसिकली हमने 10th क्लास के 9th क्लास के कुछ बातें जो कि 11th क्लास और 12th क्लास में बराबर यूज होंगी उनको ही हम लोग देख रहे हैं। अभी 11th की कुछ बातें हमने शुरू नहीं की, तो उसी कड़ी में यह पॉइंट भी आप ध्यान से देखिए। कुछ बेसिक फॉर्मूले जो है वो आपको आने चाहिए, ठीक है, और आते होंगे शायद आपको, जैसे a + b का होल स्क्वायर। शायद ही आप में से कोई ऐसे दोस्त होंगे जिनको ये फॉर्मूला नहीं आता होगा, ठीक है, लेकिन आपको इस फॉरवर्ड वे से याद रखना है। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि a + b का होल स्क्वायर बताओ तो आराम से जवाब दे देगा a² + b² + 2ab। लेकिन कई बार अगर आप इस तरह के फॉर्म में इसको यूज कर ले तो चीजें और आसान हो जाती हैं। ठीक है, मान लीजिए कहीं आपको a + b का होल स्क्वायर निकालना है और आपके पास गिवन है डायरेक्टली a - b का होल स्क्वायर का डेटा और a b भी आपको गिवन है, तो आप इजीली क्या कैलकुलेट कर पाएंगे? a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, और यही चीज अगर यहां पे माइनस रहता तो आप यहां पे प्लस लगा दीजिए और यहां माइनस लगा दीजिए। ठीक है, मतलब a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? a + b का होल स्क्वायर और -4ab। मतलब a + b का होल स्क्वायर को हमने a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है और a - b के होल स्क्वायर को हमने a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, फिर देखिए अगर इसका b पॉइंट हम बोले a + b का होल क्यूब। अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो a + b का होल क्यूब को ठीक से याद नहीं किए, तो अब बिना इसको याद किए हुए अब आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो आप जरूर इसको मेमोराइज करें। a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, 3ab इंटू a + b, या फिर आप इसको इस फॉर्म में भी जानते होंगे a³ + 3a² b + 3ab² + b³। एक ही बात है, ठीक है, लेकिन आप दोनों ही फॉर्मेट में इसको याद रखें। अगर आप इसको देखें तो 3ab को अगर आप कॉमन ले लेते a + b ही बचता है और b³ को पहले लिख दिया गया है, बात तो वही है। ठीक है, लेकिन आप दोनों ही फॉर्मेट में याद रखें, क्या पता कौन सा फॉर्मूला कब यूजफुल आपके लिए हो जाए। ठीक, फिर देखिए अगर मैं इसको a - b का होल क्यूब कहूं, a - b का होल क्यूब, तो यह फॉर्मूला हो जाएगा आपका a³ - 3a² b + 3ab² और ये -b³। कुछ नहीं करना है दोस्त, जहां पे b है आप उसको -b से रिप्लेस कर दीजिए। ये ऊपर वाले फॉर्मूला में जहां जहां b है आप -b से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो आप देखिए ये क्या बन जाए, a³ 3a² और b चूंकि -b आप रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 3a - b का स्क्वायर फिर से प्लस बन जाएगा +b² और -b का होल क्यूब तो -b³ होता है। अच्छा, फिर इस फॉर्म में हम अगर लिखने की कोशिश करें तो भी लिख सकते हैं a³ - b³, ठीक है, और -3ab हो जाएगा, -3ab इंटू a + b। जहां जहां b है अब -b रख दीजिए। तो जैसे a³ में तो कोई तब्दीली आनी नहीं है, b के जगह आपने जैसे -b लिखा तो -b³ आ गया। और यह देख लीजिए आप b का पावर 1 है चूंकि, तो ये कितना हो जाएगा, 3a तो था पहले से और -b मल्टीप्लाई किया ना, -3ab
और यह चीज थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, यह जो a प्लस बी है, अच्छा ये अब a प्लस बी नहीं होगा, ये a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, यह a माइनस बी के बराबर हो जाएगा। समझ गए इस बात को? तो दोनों ही फॉर्मेट में आप फॉर्मूला को याद रखिए। फिर देखिए एक और फॉर्मूला, और यह तो कुछ ज्यादा ही जरूरी फॉर्मूला। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अब आप में से कई लोगों को याद होगा, कई लोगों को याद नहीं होगा। ठीक है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मेट में। और दूसरी बात, इस फॉर्मेट में भी आप याद रखें, ए प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट में भी इसको याद रखिए। बहुत सिंपल, ये कैसे आया तो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना। तो अगर मैं इन दोनों को बस एक साइड रखूं तो ये सारा टर्म इधर शिफ्ट हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में। ठीक है, यहीं से आ गया। और फिर देखिए, अगर यह फॉर्मूला अगर हो गया तो एक और फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वही काम करना है। जहां जहां बी है आप वहां पे क्या लिख दीजिए, माइनस बी। जहां जहां बी है वहां पे माइनस बी लिख दीजिए। देखिए पूरा फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा। तो ए माइनस बी, यह ए स्क्वायर, और ये प्लस ए बी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर इस फॉर्मेट में लिखा जाए, इस फॉर्मेट में लिखा जाए तो इस फॉर्मेट में भी लिख दीजिए, प्लस 3ab हो जाएगा, और साथ ही साथ क्या, a माइनस बी। क्यों प्लस 3ab हो गया? क्योंकि b को हम लोग किससे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, माइनस बी से। क्लियर है? ठीक है, तो लिखते चलिए, और जैसे भी हो इसे याद करना ही है। ठीक है, फिर देखिए एक और बड़ा ही खूबसूरत सा फॉर्मूला, थ्री ए बी सी। तो यह हो जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यह भी बहुत ही उपयोगी फॉर्मूला है। इसमें एक छोटा सा मैं पॉइंट और आपको बताना चाहूँगा इस फॉर्मूले में, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर इस फॉर्मूले के इस पार्ट को उठाया जाए, इस पार्ट को उठाया जाए और ये बोला जाए कि नोट करके कि ये जीरो कब होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जीरो कब होगा, जीरो कब होगा, तो इसका जवाब है यह सिर्फ तभी हो सकता है जब a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो जाए, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो जाए। अब ये तीनों नंबर कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, आप उसको रख के देखिए। अगर आपने हर जगह हर सारे टर्म को a के फॉर्म में लिख दीजिए आप, जैसे ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर को भी हमने लिखा ए स्क्वायर, सी स्क्वायर को भी लिखा ए स्क्वायर, ये देखिए बी को भी हमने फिर से वापस से क्या लिखा है ए, तो माइनस ए स्क्वायर, बी सी दोनों ही ए इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर, और ये वापस से ए स्क्वायर, सी को ए रख दिया, ए तो ए ऑलरेडी है ही, तो यह वैल्यू तो आप देख रहे हैं ना कैंसिल होते जाएगा, और ये कितना आ जाएगा जीरो, यह जीरो के बराबर है। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल से आपको बताया गया है। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे थोड़ा लॉजिक समझ लीजिए, शायद आपको काफी काम दे, खास करके जब ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन वगैरह आप पढ़ेंगे तो शायद यह अलजेब्रा का फॉर्मूला वहां पे आपको काम देगा, वहां पे ये आपका साथ निभाएगा। ठीक है, तो कैसे प्रूफ देख लीजिए आप, प्रूफ देख लीजिए कि अगर मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी को, ठीक है, किस तरह से मैं इसको रीअरेंज करूं ताकि मैं इस कंक्लूजन में जा पाऊं कि यह वैल्यू जीरो तभी होगा जब वो तीनों के तीनों क्या हो जाए, जीरो। तो मुझे फिलहाल यह दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, ए स्क्वायर भी दिख रहा है, बी स्क्वायर भी दिख रहा है,
तो ए बी देखते ही दिमाग में आता है काश यहां पे क्या होता है, 2 होता है, 2ab। देन क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वह तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉरवर्ड में आप उसको लिख सकते थे। तो बात यह है ना कि ये 2 कैसे आएगा, तो 2 लाने के एक ही उपाय फिलहाल कि आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, दोनों पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, यह हो गया। अब मैं इसको लिखता हूं, देखिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जाओ, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, हुआ क्या है, देखिए 2a स्क्वायर था, a स्क्वायर यहाँ पे और एक स्क्वायर यहाँ पे, अगर आप दोनों को ऐड कर दिए 2a स्क्वायर, मतलब 2a स्क्वायर एडजस्ट हो गया। ठीक है, हमने उसको यूज कर लिया। फिर बचा 2b स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर हमने यहाँ पे यूज किया, एक यहाँ पे यूज किया। 2c स्क्वायर, एक c स्क्वायर वाला टर्म हमने यहाँ पे यूज किया, एक यहाँ पे यूज किया, और बाकी 2ab 2bc 2ca। तो ये दरअसल क्या है, ये दरअसल है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। यह टर्म क्या हो गया, यह हो गया b माइनस सी का होल स्क्वायर, और यह क्या हो जाएगा, अब आप यह देखिए, यहां से इस नतीजा हम लोग पहुंचते हैं कि 3 टर्म हैं और तीनों के स्क्वायर का सम क्या है, 0। तो आप खुद सोचिए ना, किसी भी नंबर का, कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर अगर किया जाए तो वो या तो वो पॉजिटिव मिलेगा या फिर 0 मिलेगा। ठीक है, आप नेगेटिव नंबर भी लेंगे, उसका स्क्वायर वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव। तो 0 कब आ सकता है, 0 कब आएगा, जब आपका इनपुट क्या हो, 0। तो आप देखिए 3 स्क्वायर के सम 0 है, तो यह तो तभी संभव है जब यह तीनों के तीनों टर्म एक साथ क्या हो गए होंगे, 0। तीनों के तीनों टर्म एक साथ 0 हो गए। ऐसा नहीं कि यह टर्म 0 हो जाए और यह दोनों नन 0 हो जाए, ऐसा नहीं। समझिए, यहां पे तीनों के तीनों टर्म क्या होने चाहिए, 0। तो तीनों टर्म 0 होने का मतलब क्या है, a माइनस बी 0, ठीक है, एंड b माइनस सी भी 0 एंड c माइनस ए भी 0। ठीक है, और इस इक्वेशन को देखिए तो a b के बराबर है एंड b c के बराबर है एंड c a के बराबर है। तो हम इससे इस नतीजा में पहुंचे, a b के बराबर, b c के बराबर, c a के बराबर, तो तीनों ही आपस में क्या है, बराबर। तो ये चीज हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये बात अच्छे से लिख लीजिए आप, बहुत काम का चीज है ये, बहुत काम का चीज है, लिख लीजिए। ठीक है, तो ये जो कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं ये आपको आने चाहिए, साथ ही साथ कुछ और फॉर्मूला जो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये सब कहीं ना कहीं आपको आता होगा। और अगर नहीं भी आता है तो आप एक काम कीजिए, आज के डेट में इन चीज़ों की कमी है नहीं। ठीक है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाइए, सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे, या फिर आप तो ये गूगल से भी सर्च मार के आप इन फॉर्मूले को कलेक्ट कर सकते हैं। आराम से उसको एक चार्ट पेपर में लिखिए, और वैसे जगह पे जहाँ पे आप खाली टाइम में बैठते हैं वहाँ पे आप उसको चिपका के रखिए, और जब कभी भी मौका मिले तो उसे निहारते रहिए। ठीक है, उसे देखते रहिए और याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्लास 11th में अब प्रवेश करने की हम लोग, अब देखिए तो क्लास 11th में अब हम लोग एंटर कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 11th का पहला टॉपिक वो है सेट। सेट सेट ठीक है, तो सेट क्या है, अगर आप देखें तो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 1 है सेट। तो मैं अभी चैप्टर पे नहीं आया हूं, मैं तो आपको बेसिक बताने के दरमियान मुझे यह टॉपिक से सामना हो गया। तो यह बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे वो है ना कि चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, तो बिल्कुल वही कोई मिल गया है हमें, तो उसे भी हम लोग थोड़ा पहचान ही लेते हैं, ढंग से पहचानते हैं। अलग बात है हम इनसे फिर से मिलेंगे सेट चैप्टर में। ठीक है, तो यह क्या है, अ कलेक्शन
collection of well defined objects, और अच्छे से लिखें तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो यह जो डिफिनेशन है, यह जो डिफिनेशन है मैथ्स में, सेट का आप मीनिंग समझिए, ये क्या कहता है, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो वेल डिफाइंड क्या है, पहला चीज तो ये वेल डिफाइंड क्या है। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये हो गया ना कि जो मतलब डिफिनिट क्राइटेरिया दे दे कि यह एलिमेंट या यह ऑब्जेक्ट इस सेट में से होगा क्या नहीं, मतलब जो सिलेक्शन और रिजेक्शन का पिक्चर पूरा क्लियर कर दे, उसे ही कहते हैं क्या, वेल डिफाइंड। तो जैसे मैं कहूं कि एक कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट बॉय, तो अब ये जो इंटेलिजेंट बॉय है, ठीक है, इंटेलिजेंट बॉय, तो इंटेलिजेंट कौन है, किसको हम लोग इंटेलिजेंट कहते हैं, ठीक है, जो क्लास में टॉप कर रहे हैं उसे हम इंटेलिजेंट कहते हैं, नहीं, ठीक है। कई मायने में क्या होता है, अगर आप ऐसे भी देखें तो कई बार ऐसा होता है ना कि एक बहुत डिफिकल्ट सा क्वेश्चन भी है या आसान सा क्वेश्चन ले लीजिए, जिसको कई बार टॉपर नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो एवरेज बच्चे वो सॉल्व कर देते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। तो इंटेलिजेंसी का कोई तो मापदंड नहीं है ना। उसी तरह से अगर मैं बोलूं हैंडसम बॉय, ब्यूटीफुल गर्ल्स, यह सब बिल्कुल वेल डिफाइंड टर्म है ही नहीं। अगर आप क्लास में से आप कह दें कि मतलब ब्यूटीफुल गर्ल्स का 5 ब्यूटीफुल गर्ल्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं आपका हालत क्या होगा, ठीक है। तो ये सब जो चीजें है ना वेल डिफाइंड, जैसे अगर फिर से मैं कहूं टॉल बॉयज, ठीक है, ये भी वेल डिफाइंड अपने आप में नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे टर्म हैं जो कि वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब जो कि पिक्चर क्लियर कर ही नहीं सके कि वो इस सेट में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो वेल डिफाइंड का मतलब यही हो गया। तो वेल डिफाइंड का क्लियर सा मतलब है जो कि इस पिक्चर को क्लियर कर दे कि कौन सा इस सेट में सेलेक्ट होने वाला है, कौन सा इस सेट के लिए सेलेक्ट नहीं होने वाला है, मतलब सिलेक्शन और रिजेक्शन का जो पिक्चर क्लियर कर दे, ठीक है। तो वैसे ही टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, तो अपने आप में ये वेल डिफाइंड है। क्यों, क्योंकि आप देखिए अगर आप उन सारे नंबर्स का कलेक्शन कर रहे हैं जो नेचुरल नंबर है, तो आप ऑब्वियस सी बात है ना कि 1.2 को उसमें नहीं रखने वाले हैं, या फिर 7.5 को नहीं रखने वाले हैं, या पाई को नहीं रखने वाले हैं, आप तो 1 2 3 4 ऐसे नंबर को रखने वाले हैं। तो ये तो क्लियर पिक्चर कर दिया ना। तो जो एकदम पूरा यह साफ साफ कर दे कि कौन सा इस सेट में आने वाला है, कौन सा इस सेट में नहीं आने वाला है, वैसे ही टर्म को क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड, ठीक है। दूसरी बात, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। यहां पे जो कलेक्शन होता है ना डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, मतलब सेट में हम लोग एलिमेंट्स को या ऑब्जेक्ट को रिपीट नहीं करते, या जो ऑब्जेक्ट है इसी को कई जगह मेंबर भी कहा गया है, मेंबर भी कहते हैं, ठीक है, या फिर एलिमेंट्स कहिए, सब एक ही बात है, सब एक ही बात है, एलिमेंट्स कहिए चाहे मेंबर कहिए, ठीक है। तो एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉन ए सेट। अब जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपको बताना है ये सेट है क्या नहीं। तो हमने ले लिया ऑल स्टेट कैपिटल इन इंडिया। तो यह जो इसका जो कलेक्शन है क्या वो सेट होगा, तो जवाब है हाँ बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि इस कलेक्शन में आप पटना को शामिल कर रहे हो क्या नहीं, आप बता सकते हैं हाँ स्टेट कैपिटल में पटना आ जाएगा। रांची को शामिल कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। भुवनेश्वर को सेलेक्ट करना है कि नहीं, हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर मैं बोलूं कटक को सेलेक्ट किया जाएगा स्टेट कैपिटल में, तो जवाब है नहीं, क्योंकि कटक फिलहाल तो स्टेट कैपिटल है नहीं। समझ रहे हैं बात को ना। तो अगर मैं बोलूं कि आप जमशेदपुर ले लो, जमशेदपुर क्या इस सेट में आ जाएगा, नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे सिलेक्शन और रिजेक्शन तो कर पा रहे हैं ना कि किसको सेलेक्ट करें किसको सेलेक्ट ना करें। तो अगर ऐसा है तो बिल्कुल वह कलेक्शन क्या है, सेट का, सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेट है वो, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कलेक्शन ऑफ, ठीक है,
बेस्ट बैट्समैन। आप कोई भी ले लीजिए, कहीं का, इंडिया का ले लीजिए या वर्ल्ड का ले लीजिए। तो अब आप में से कई क्रिकेट प्रेमी होंगे जो तुरंत कह रहे होंगे विराट कोहली, रोहित शर्मा या जो भी आपके मन में आ रहा होगा। पर क्या आप सही बोल रहे हैं? क्या आप सही बोल रहे हैं? कौन है बेस्ट क्रिकेटर? ठीक है, अगर आप खुद देखिए, विराट कोहली किसी मैच में बहुत शानदार रन बनाते हैं और किसी मैच में वही 0 पे आउट हो जाते हैं, और उसी मैच में हमारे कुछ बॉलर जो है रविचंद्रन अश्विन मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर जाता है। हालांकि वो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, फिर भी अगर बैट्समैन के हैसियत से देखा जाए तो विराट कोहली का कद काफ़ी ऊंचा है, लेकिन हम बेस्ट नहीं कह सकते। जिस मैच में वो फेल हो रहे हैं उसमें अश्विन जी हमारा स्कोर कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, जिससे हम उसको बेस्ट करार दे सके। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा कलेक्शन सेट में आएगा, कौन सा कलेक्शन सेट में नहीं आएगा। ये सेट में आ जाएगा, ये सेट में नहीं आएगा। समझ गए? फिर जैसे मैं बोला कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x-1 x-2 x-3 इक्वल्स टू 0। अब यह बताइए, क्या यह कलेक्शन सेट होगा? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अब आपको पता है कि मुझे x के वैसे वैल्यू को कलेक्ट करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो आपको साफ साफ आप जानते हैं यह वैल्यू या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या फिर 3 होगा। कोई अदर वैल्यू नहीं ले सकते। मतलब 4 को रखना है क्या? नहीं, तो आप जवाब दे सकते नहीं, 4 इसको क्या नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यह कलेक्शन भी क्या है? एक सेट का ही एग्जाम्पल है। तो काफ़ी आसान सा टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये चलते चलते मिल गया था, तो थोड़ा इससे भी परिचित हो गए हम लोग। तो हमने समझ लिया कि सेट क्या है। तो देखिए आगे कि यह जो सेट है, जनरली ऐसे आपको सेट्स को, ठीक है, मतलब कैपिटल लेटर से आपको लिखा हुआ मिलेगा। कोई भी सेट का नाम रखना है तो जनरली उसको लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं, पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप कैपिटल से ही लिखिए, लेकिन जनरली ऐसा लिखा हुआ मिलता है। किसी एक सेट का नाम, एक कलेक्शन को सेट ए कह दिया, दूसरे कलेक्शन को सेट बी कह दिया, तो ऐसे मिलेगा। ठीक है, और एलिमेंट्स को जनरली स्मॉल लेटर से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। अच्छा देखिए आगे ना एक सिंबल यूज होता है, ये आपने देखा होगा, इसको कहते हैं एप्सिलॉन। इसको क्या कहते हैं? एप्सिलॉन। ग्रीक अल्फाबेट से है, ठीक है, बिल्कुल ई जैसा आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे इसका मतलब होता है, बिलोंग्स टू, या फिर कहिए इज ए मेंबर ऑफ। ठीक है, या फिर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ। ठीक है, फिर एक और साइन, ये कट कर दिया एप्सिलॉन को, तो इसका मतलब होता है डजंट बिलोंग टू। कि यह इनमें से नहीं है। ठीक है, तो देखिए यह दो सिंबल आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या हो गया, बिलोंग्स टू, और इसका मतलब हो गया डजंट बिलोंग टू। जैसे मैं बोलूं कि एक सेट है इंडियन क्रिकेटर का, और मैं बोलूं क्या विराट कोहली उससे बिलोंग करता है, तो बिल्कुल हाँ, विराट कोहली बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंडियन क्रिकेटर। समझ गए बात को? ठीक है लेकिन अगर मैं बात करूं किसी एक इंसान की, ठीक है, किसी एक नेता की, जैसे आप राहुल गांधी ले लीजिए, और अगर बोला जाए क्या वो इंडियन क्रिकेट टीम का मेंबर है, तो बिल्कुल नहीं। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखेंगे कि राहुल गांधी डजंट बिलोंग टू सेट ऑफ इंडियन क्रिकेटर। ठीक है, समझ गए बात को? अब देखिए सेट तो कहने को बहुत सारे सेट हैं, तो वो हम आपको पहले से ही कह रहे हैं कि हम लोग सेट चैप्टर में उसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन कुछ जरूरी चीज़ें जो हमें इनइक्वलिटीज को सॉल्व करने में मदद करे, उनको बस हम लोग यहाँ पे फिलहाल देख रहे हैं। तो उसमें से आइए सेट दो टाइप से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एक तो आ जाएगा आपका डिस्क्रीट सेट और एक कंटिन्यूअस सेट। तो डिस्क्रीट सेट क्या होता है?
डिस्क्रीट सेट, तो डिस्क्रीट सेट देखिए आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, एक ब्रेसेस के अंदर आप समझ 1 2 3 4 5, ठीक है, ABC ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस सेट में जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है बस वही उसका मेंबर है, इसके अलावा कोई भी नहीं है इसमें, ठीक है, जो भी इसमें प्रेजेंट है बस वही मेंबर है। अगर मैं बोलूं 1.2 इसमें है क्या, तो जवाब है नहीं। क्यों? 1.2 देख रहे हैं आप, कहीं पे लिखा हुआ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो डिस्क्रीट सेट का मतलब बस इतना ही हुआ, वैसे एलिमेंट को रख दिया जाता है ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। तो डिस्क्रीट सेट का मतलब यह हुआ कि जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है बस वही मेंबर है, इसके अलावा कुछ भी आप एक्स्ट्रा आपको दिमाग नहीं लगाना है कि यह इसका मेंबर है क्या या है क्या नहीं, जो दिखाई पड़ रहा है वह मेंबर है यहाँ पे। समझ गए बात को? ठीक है। अच्छा, डिस्क्रीट सेट को हम लोग ऐसे भी मान लीजिए एक सेट लिख रहे हैं -3 -2, ठीक है, डॉट 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 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो यह अगर आप ध्यान से देखिए अगर, तो इसमें सारे इंटीजर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं 4 इस सेट का मेंबर है क्या, तो बिल्कुल हाँ है। अब आप मुझसे पूछे सर आप तो बोले कि जो इसमें दिखाई पड़े, तो दिखाई पड़ने का क्या मतलब है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ना डॉट 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 लिखा हो, तो सारे नंबर लिखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसमें, ठीक है, 4 को नहीं लिखा गया है, लेकिन 4 है, आप जान रहे इस चीज में। लेकिन अगर मैं यहां से बोलूं आपको क्या इसमें 6 है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी डॉट डॉट करके भी इसकी तरफ नहीं बताया गया है कि कुछ भी और भी एलिमेंट है, ठीक है ना। तो आपको यह बात समझ में आना चाहिए कि यह भी डिस्क्रीट सेट है, यह भी डिस्क्रीट सेट है। तो जो भी इसके अंदर आपको दिख रहा है नंबर्स, वही इसके क्या है, मेंबर है, ठीक है। तो ये सारे नंबर को लिखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए नहीं लिखा गया, लेकिन है इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर 6 नहीं, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ये 5 हो गए नंबर के और अल्फाबेट के 3, तो 8 मेंबर। लेकिन अगर इसके अंदर मेंबर की बात करूं तो इनफाइनाइट मेंबर्स हैं, हम बता ही नहीं सकते कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। और जो दूसरा जो चीज है वह है कंटिन्यूअस सेट। कंटिन्यूअस सेट, अब इस चीज को थोड़ा ढंग से समझिए। यह जो है ना, मतलब आपके लिए बिल्कुल नया है, और एक बार आपको समझ में आ जाए तो फिर बहुत ही आपको आसान लगेगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस सेट, जैसे मैं अगर अभी आपसे पूछूं, ठीक है, मैं क्लास में जनरली पूछता हूं बच्चे को कि 1 से लेके 3 तक में कितने नंबर है, तो वो 1 2 3 बस बोले सर 3 नंबर है, तो यह गलत जवाब है, यह जवाब बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे यह नहीं पूछा है कि 1 से लेके 3 तक कितने नेचुरल नंबर है या कितने इंटीजर्स, मैंने तो आपसे नंबर की बात की है, तो नंबर तो रियल नंबर है, ठीक है। तो 1 से 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं 1 से लेके 3 तक के सारे नंबर का लिस्ट बनाओ, तो इस पूरी धरती को अगर आप नहीं कहते कि कागज बना डालें, ठीक है, तो भी आप उसको नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। वो सारे उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब उनको अगर मुझे लिखना है कहीं पे, तो एक सिस्टम की जरूरत पड़ी, ठीक है, वही कंटिन्यूअस सेट है, वही क्या है, कंटिन्यूअस सेट, ठीक है। इसको कई जगह इंटरवल भी कहा गया है, इंटरवल, ठीक है, कई जगह एनसीईआरटी में अगर आप देखें इसको इंटरवल भी कहते हैं। तो इसमें देखिए यह बेसिकली क्या है, कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के आपको मिलेंगे। पहला कि अगर सेट को ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, ये क्या होता है, सेट ए कंटेन्स एलिमेंट set A contains numbers present between A and B, ठीक है, also A and B are present, ये बात रखिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? अच्छा, यहाँ ऑब्वियस सी बात है यह बात कि A जो है ना B से
छोटा होता है। आप ये राइट में जो लिखेंगे ये वाला वैल्यू ए से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये जो सेट ए है उसमें कैसे एलिमेंट है, ए से बी के बीच के सारे एलिमेंट है, सारे नंबर है। ठीक है, और ए भी है और बी भी है। मतलब अगर मुझे कोई बोले 2 से लेके 10 तक का सारा नंबर लिख के दिखाओ, 2 से लेके 10 तक का, तो अब ये लिखना बड़ा मुश्किल सा चीज है, लेकिन मैं उसको ऐसे ही इशारों में कुछ ऐसे बता सकता हूं कि ये रहा, समझिए बात को। ठीक है, तो लिख लीजिए। ठीक है, तो इसमें सेकेंड टाइप ऐसे हो जाएगा। सेट ए आपको इस फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा, सेट ए आपको इस फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका मतलब हो गया, ठीक है, ए कंटेंट्स all the numbers between a and b। ए और बी के बीच के सारे नंबर को यह कंटेन करेगा, ना ही ए को कंटेन करेगा ना ही बी को। समझ रहे ना? तो जैसे मैं अगर बोलूँ मतलब ऑल द नंबर्स बिटवीन 2 and 10, तो ना उसमें 2 आता है ना उसमें 10 आता है, तो 2 के बाद के सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, और 10 से 2 के बाद और 10 से पहले तक के सारे नंबर आ जाएंगे उसमें। ठीक, फिर देखिए एक आपको इस फॉर्मेट में लिखा हुआ मिले, तो इसका मतलब हो गया ए कंटेंस all the numbers between a and b, also a is present, मतलब अगर मैं बोलूं इस फॉर्म में कि 2 to 10, तो इसमें 2 आ जाएगा बस, बट कौन नहीं है, 10 इसके अंदर नहीं आता है। समझ रहे ना? इसका पहला एलिमेंट यहां से कौन आ जाएगा, 2। इस बात को समझिए। फिर एक और तरीका लिखने का, all the numbers between a and b, so b is present। इनके बीच में, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया ए और बी के बीच का सारे नंबर है, साथ ही साथ उसमें बी है। तो ये जो चीज है इनको हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको थोड़ा देखते हैं। ठीक है, ये जो हमने चारों फॉर्म लिखा उसको हम लोग ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि ये ए सेट और मैंने ये लिखा 2 to 5, तो इसको ग्राफिकली कैसे हम लोग दिखाएंगे, आप नंबर लाइन बनाइए आराम से, 2 लीजिए 5 लीजिए। ठीक है, तो कोई स्केल लेके मेजर करने की जरूरत नहीं, बस ऑर्डर सही रखिएगा, 5 को लेफ्ट में 2 को राइट में नहीं लिख देना है। ठीक है, अगर इन छोटे छोटे बातों का ख्याल रखें तो आप आराम से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके पैरेलल एक लाइन बनाना है, जहां भी ये क्लोज्ड हुआ है इसका मतलब क्या है कि 2 इस सेट के अंदर है, 5 भी इस सेट के अंदर है। ठीक है, तो यहां पे 2 डार्क सर्कल कर दिया इसे, तो ये समझने वाला समझ जाएगा कि अगर आप इतना भी रिप्रेजेंट कर दिए तो समझ जाएगा कि ये आप ऐसा एक सेट बताने की कोशिश कर रहे हैं जो कि 2 से लेके 5 तक के सारे नंबर को अपने अंदर रखे हुए हैं। ठीक है, फिर देखिए अगर ए आपका इस तरह का सेट है, कोई नंबर से ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, 5 to 6 ले लिया या 5 to 7 ले लिया, ये ओपन में लिखा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, 2 नहीं, इस बार 5 चाहिए, 5 7, तो बस आप दोनों ही कॉर्नर में सर्कल बना दीजिए। तो ये समझने वाला समझ जाएगा कि आप वो सारे नंबर की बात कर रहे हैं जो 5 और 7 के बीच का हो, ना ही उसमें 5 आता है ना ही उसमें
7 आता है। ठीक है, फिर देखिए 2 से लेकर 9 ऐसे ले लिए, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बहुत सिंपल है, ट्राई करके देखिए, पॉज कीजिए वीडियो, ट्राई करके देखिए। ये हो गया, इस कॉर्नर में जिसको इंक्लूड किया गया है उसको हमने डार्क कर दिया, और जिसको एक्सक्लूड किया गया है उसको हमने क्या कर दिया, एक सर्कल बना के छोड़ दिया बस। ठीक है, फिर एक और, इसका मतलब यह हुआ 2 को इसने एक्सक्लूड किया हुआ है, 10 को इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, इसको ग्राफिकली कैसे दिखाएं? बस इतना ही। तो आई होप कि आप नंबर्स, ये जो कंटिन्यूअस सेट है, इसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए। अच्छा, मैं अब आपसे 1-2 सवाल पूछता हूं कि बताइए 3 बिलोंग्स टू सेट है, इस केस में ये ट्रू है या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल ट्रू है ना, 3 इसके बीच में आ जाता है। ठीक है, अगर मैं पूछता 2 बिलोंग्स टू सेट है, यह भी ट्रू है, यह भी ट्रू है। 5 बिलोंग्स टू सेट ए, यह भी ट्रू है। लेकिन अगर बोलता 6 बिलोंग्स टू ए, अब बताइए 6 है इसके अंदर? नहीं, नहीं है ना, तो यह तो फॉल्स स्टेटमेंट, यह फॉल्स है। समझ रहे? अगर मैं यहां पे बोलता इस केस में 5 बिलोंग्स टू ए, तो बताइए 5 है? नहीं, मतलब 5 और 7 को ही तो छोड़ा था, और इसने 5 के बारे में पूछ लिया, तो 5 डजंट बिलोंग टू ए होना चाहिए, तो यह तो फॉल्स है ना, ये गलत है। ठीक है, फिर इसी तरह 7 है इसमें अंदर क्या? नहीं, 7 डजंट बिलोंग्स टू ए। अब ये ट्रू है फॉल्स? अब ये ट्रू है, ये तो सही तो बोल रहा है ना कि 7 सेट ए में नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो यह बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, फिर अगर मैं यहां पे बोलता 2 बिलोंग्स टू सेट है, बिल्कुल। 9 नहीं है इसके अंदर। ठीक है, 2 इसके अंदर नहीं है, लेकिन इसके अंदर कौन है? 10 तक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 5 नहीं है तो कौन से नंबर से शुरू होगा, तब फिर अभी फिर से कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो गया। कोई बच्चा बोलेगा 5.0001, तो कोई सामने वाला उससे भी छोटा नंबर बता सकता है, 5.000001, कोई उससे भी छोटा नंबर बता सकता है। तो एक नंबर से जस्ट बड़ा नंबर और एक नंबर से जस्ट छोटा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, बता ही नहीं सकते। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि नंबर जस्ट ग्रेटर देन 3, तो 3.0001 ये आंसर नहीं है इसका, मैं इससे भी छोटा नंबर आपको बता सकता हूं। तो एग्जैक्ट क्या है किसी को नहीं पता, समझ रहे हैं ना? उसी तरह अगर मैं बोलूं कि नंबर लेस देन 2, तो आप बोलेंगे 1.9999, नहीं, इससे भी ज्यादा क्लोज्ड नंबर 2 से ज्यादा क्लोज नंबर बताया जा सकता है, 1.9999, जितना भी आपको बोलना है बोल सकते हैं। तो ये चलता ही रहेगा, आप जीवन भर ऐसी बातें करते रहिए, लेकिन आप आंसर नहीं बता सकते इसका एग्जैक्ट। तो एक नोट कर लीजिए, तो अ नंबर जस्ट ग्रेटर देन और लेस देन अल्फा ले लीजिए, एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, एक नंबर जस्ट, कोई रियल नंबर ले लीजिए अल्फा, उससे जस्ट बड़ा कोई नंबर आपसे पूछे तो आप नहीं बता पाएंगे, जस्ट उससे छोटा नंबर भी कोई पूछे तो आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, यह बात क्लियर है? तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। और एक ज़रूरी बात जो मैं आप सारे बच्चों से कहना चाहूँगा कि देखिए, यह वो वक्त है जब आप अच्छी संगत में पढ़िए। कहा जाता है ना कि जैसी संगत वैसी रंगत, बिल्कुल सही बात है ये। आप सही लोगों के, सही दोस्तों के संपर्क में रहिए। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है, मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि 2 बॉल थे, 2 बॉल। ठीक है, तो उसमें क्या था, एक बॉल में क्या किया गया, एक मेढक को, एक फ्रॉग को रखा गया और उसको टेम्परेचर दिया जाने लगा, धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा था।
ठीक है। तो वो मेढक क्या कर रहा था ना, वो मेढक को ऐसा महसूस हो रहा था कि ये ठीक है, अचानक से गर्मी कहाँ से आ गई, शायद ये गर्मी का मौसम है इसलिए टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया। तो वो एडजस्ट कर रहा था उससे, फिर थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ाया गया और भी वो मतलब टॉलरेट कर रहा था उसे, बोला ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब उसे वो निकलने की कोशिश नहीं कर रहा था, उसके पास क्षमता होने के बावजूद भी थोड़ा और बढ़ाया गया, थोड़ा और बढ़ाया गया, लेकिन वो झेलने की कोशिश कर रहा था उस चीज़ को। और एक ऐसा टाइम आया कि जब उसके पास क्षमता रहने के बावजूद भी वो बाहर नहीं निकलता है और उसकी वहाँ पे मौत हो जाती है, ठीक है। लेकिन फिर एक और बॉल में उतना ही टेम्परेचर, जिसमें कि पहले बॉल में मेढक की मौत हो जाती है, उतना ही टेम्परेचर तक पानी को पहले हीट दिया गया है, उसके बाद उसको उसमें ला के रखा जाता है और मेढक निकल भागता है वहां से। आप सोचिए, क्षमता तो वहां भी था उसका, लेकिन वो समझ रहा था ना कि ये वो एडजस्ट कर लेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहां से भी उतना ही टेम्परेचर में वो दूसरा मेढक तो निकल के भागता ही है। तो क्या ये हमारी जिंदगी के साथ नहीं होता है? हम लोग बुरे संगत में पड़ते जाते हैं और हम लोग अपनी ही जिंदगी के साथ खेलते जाते हैं, हमें पता नहीं लगता, कोई बात नहीं, ठीक है, आज छोटी सी बुरी आदत पड़ी है, कोई बात नहीं, पहली बार आप ऐसे खुद को माफ करके आप आगे बढ़ते जाते हैं, एडजस्ट करते जाते हैं, ठीक है। तो जो आपको छोटे छोटे बुराई की ओर ले जाए, छोटे छोटे बुराई की ओर जो दोस्त ले जाए, तो आप उनसे निकलिए, क्योंकि वहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है, पहले वाला केस जैसा होता है, ठीक है। और अगर अचानक से आप कहीं पे पड़ जाते हैं बुरे संगत में, तो वहां से आप निकल जाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि कोई बात नहीं, हम गलत जगह आ चुके हैं। लेकिन आपको यहां पता ही नहीं चलता है कि आपके अंदर बुराइयां आनी शुरू हो गई, पता ही नहीं चलता है। आप जो है ना एकदम बिल्कुल यूज्ड टू होते जाते हैं, लेकिन आपको पता है ना हर एक चीज का एक सीमा होता है और उसके बाद फिर आपका बस नहीं चलता है कुछ, समझ रहे हैं ना। तो आप सभी दोस्तों से मेरा यही है, आप दोस्तों का सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, अच्छे इंसान से दोस्ती कीजिए, वैसे लोगों से जिनके पास कुछ अच्छा संस्कार हो, कुछ अच्छा नॉलेज हो, जो कुछ सीखने को आतुर हो, सिखाने को आतुर हो, वैसे लोगों से संपर्क रखिए, ठीक है। इस 11th क्लास में मतलब ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि अपने घर को छोड़ के या अपने स्कूल चेंज करते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें नया दोस्त मिल गया है, तो कई मायने में ये सही भी रहता है, लेकिन फिर भी एक कहा गया है ना कि मतलब इस संसार में सब कोई कहीं ना कहीं अकेला है, सब कोई। तो फिर कहा गया है ना कि बड़ा एक अच्छा शेर है कि दोस्त बन बन के मुझको मिले हैं मिटाने वाले, दोस्त बन बन के मुझको मिले हैं मिटाने वाले, और हमने देखे हैं कई रंग बदलने वाले। दोस्त बन बन के मुझको मिले हैं मिटाने वाले, हमने देखे हैं कई रंग बदलने वाले, और तुमने भी चुप रह के सितम ढाया मुझ पर। दोस्त बन बन कर मुझको मिले हैं मिटाने वाले, हमने देखे हैं कई रंग बदलने वाले, और तुमने भी चुप रहकर सितम ढाया है मुझ पे, तुमने भी चुप रह के सितम ढाया है मुझ पे, तुमसे तो अच्छे हैं मेरे हाल पे हंसने वाले। तो बिल्कुल आप ऐसे दोस्त बनाएं जैसे कि अर्जुन और कृष्ण की रही, जैसे दोस्ती आप कृष्ण और सुदामा की रही, तो उस टाइप की दोस्ती आप बनाएं, ठीक, जो कि आपको जीवन में आगे की ओर ले जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको आज के लेक्चर की हर एक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल से इन चीज़ों को और पढ़ते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।